दोस्तों, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन कई बार ज़िंदगी ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं होता। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे किस्मत हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रही हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक परिवार जिसने एक के बाद एक इतने दुख देखे कि कोई दूसरा होता तो शायद जीने की उम्मीद ही छोड़ देता। लेकिन कहते हैं, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, एक दिन सुबह जरूर होती है। दोस्तों, ये कहानी है रामपुर जिले के बैरी कला गांव की, जहां श्याम नारायण अपनी पत्नी पार्वती और 3 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी राधिका, उससे छोटी संजना और सबसे छोटी अंजना। परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। श्याम नारायण के पास कुल 3 बीघा खेती थी। उसी से किसी तरह घर का खर्च चलता था। बेटा नहीं था, इसलिए गांव के कुछ लोग ताने भी मारते थे। लेकिन श्याम नारायण हमेशा कहते थे, मेरी तीनों बेटियां ही मेरा अभिमान हैं। राधिका 12वीं तक पढ़ चुकी थी, जबकि संजना और अंजना स्कूल में पढ़ रही थी। पार्वती भी चाहती थी कि उनकी बेटियां खूब पढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हों। इसी बीच गांव में प्रधान का चुनाव हुआ और गांव वाले का मानना था कि श्याम नारायण जैसा ईमानदार आदमी प्रधान बन गया तो पूरे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। सबने मिलकर उसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि इस बार श्याम नारायण निर्विरोध प्रधान बनेंगे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उन्हें नामांकन दाखिल करने जाना था, उसी सुबह अचानक उन्हें लकवा मार गया। पूरा शरीर जवाब दे गया। जिस आदमी को कुछ घंटे बाद प्रधान बनना था, वह अब चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। चुनाव हुआ, कोई दूसरा प्रधान बन गया, लेकिन श्याम नारायण की दुनिया वहीं रुक गई। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल, झाड़ फूक जो भी किसी ने बताया, परिवार ने वह सब कुछ किया। लेकिन इलाज के लिए पहले 1 बीघा खेत गिरवी रखना पड़ा और बाद में वही खेत बिक गया। लेकिन हालात में कोई सुधार ही नहीं हुआ। उधर राधिका ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। संजना और अंजना भी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में माँ का हाथ बटाने लगी। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। श्याम नारायण बिस्तर पर पड़े रहे, अपनी बेटियों को देखते और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता अपनी बेटियों के भविष्य की थी। एक दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से राधिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं शायद ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा, लेकिन अपनी दोनों बहनों को पढ़ाना मत छोड़ना। राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद श्याम नारायण ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। पूरा गांव एक बार फिर उनके साथ खड़ा हुआ। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 500, किसी ने लकड़ी की व्यवस्था कर दी और गांव वालों ने मिलकर उसी ईमानदार इंसान को अंतिम विदाई दी। लेकिन श्याम नारायण के जाने के साथ ही उस परिवार का सहारा भी चला गया। अब घर में रह गई थी एक बेबस माँ और 3 बेटियाँ, जिनके सामने पूरी जिंदगी पहाड़ बनकर खड़ी थी। दोस्तों, श्याम नारायण की मौत के बाद उस घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे खुशियों ने हमेशा के लिए उस आंगन का रास्ता ही भूल गया हो। पार्वती देवी दिन रात यही सोचती रहती थी कि अब इन तीनों बेटियों का क्या होगा। राधिका ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे। उसे समझ आ गया था कि अब वह सिर्फ बड़ी बहन नहीं रही, अब वही इस घर की माँ भी थी और पिता भी। उधर गांव वाले भी इस परिवार का दुख देख रहे थे। हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार मदद कर देता था, लेकिन कोई भी हमेशा किसी का सहारा तो नहीं बन सकता। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा, कम से कम राधिका की शादी तो कर दी जाए। काफ़ी कोशिशों के बाद एक लड़का मिला। परिवार गरीब था, इसलिए ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं हो सकी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, किसी ने राशन दिया, किसी ने कपड़े, तो किसी ने शादी का खर्च उठाया और आखिरकार राधिका की शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, जिसे सबने नई शुरुआत समझा था, वह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद राधिका को पता चला कि उसका पति शराब का आदी है। काम धंधा कुछ नहीं, बस दिन भर आवारागर्दी और शराब का सेवन करना, और रात होते ही शराब पीकर घर आना। धीरे धीरे उसने राधिका को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। राधिका ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह घर बस जाए।
वह मजदूरी करती, घर चलाती और पति की मार भी सहती। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही गए। उधर मायके में भी पार्वती देवी अकेले संघर्ष कर रही थी। संजना और अंजना ने जैसे तैसे 10वीं पास कर ली। पार्वती चाहती थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों, इसलिए उन्होंने मजदूरी करके दोनों का दाखिला आगे की पढ़ाई में करा दिया। लेकिन शायद किस्मत अभी और इम्तहान देना चाहती थी। पार्वती देवी को फेफड़े का कैंसर था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। संजना और अंजना अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी, लेकिन पार्वती देवी ने खुद अपने आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, अगर मेरे इलाज में पैसे खर्च करोगी तो तुम्हारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तीनों बेटियां एक साथ बोली, माँ हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन पार्वती देवी सब समझ चुकी थी। उन्होंने अपनी बची हुई 1 बीघा ज़मीन भी बेच दी। गांव वालों को लगा कि अब इलाज होगा, लेकिन उन्होंने वह पैसा अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए अलग रख दिए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग पढ़ लिख गई तो समझना मैं जिंदा हूँ। अगर मेरी वजह से पढ़ाई छूट गई तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। माँ की यह बात सुनकर तीनों बहनों ने उसी दिन फैसला किया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। संजना और अंजना ने बीएससी में दाखिला ले लिया। सुबह कॉलेज, शाम को मजदूरी और रात में पढ़ाई, यही उनकी ज़िंदगी बन गई। उधर पार्वती देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब दर्द असहनीय हो जाता तो दर्द की गोली खाकर फिर मुस्कुरा देती, ताकि उनकी बेटियां कमज़ोर न पड़ें। करीब 3 साल तक वह मौत से लड़ती रही, लेकिन एक दिन उनकी सांसें भी जवाब दे गई। माँ के अंतिम शब्द सिर्फ इतने थे, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, और यह कहकर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। दोस्तों, जिस घर में पहले पिता का साया उठा था, अब वहाँ माँ भी नहीं रही। तीनों बहनें पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। एक बार फिर अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, और एक बार फिर पूरा गांव उनके साथ खड़ा हुआ। किसी तरह पार्वती देवी का अंतिम संस्कार हुआ। उस रात तीनों बहनें अपने खाली घर में बैठी थी। न माँ थी, न पिता, सिर्फ उनकी यादें थीं और आंखों से बहते आंसू। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, माँ के जाने के बाद तीनों बहनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब न सिर पर माँ का हाथ था, न पिता का साया, और न ही कोई अपना जिस पर वे खुलकर रो सकें। राधिका ने उसी दिन तय कर लिया, अब मैं टूटूंगी नहीं। अगर मैं टूट गई तो मेरी दोनों बहनें भी बिखर जाएंगी। उसने अपने ससुराल से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। जिस घर में उसे रोज़ अपमान और मारपीट मिलती थी, वहाँ लौटने का अब कोई मतलब नहीं था। अब तीनों बहनें एक ही छत के नीचे रहती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कभी धान की रोपाई करती, कभी गेहूं काटती, तो कभी गन्ने के खेतों में मजदूरी करती। शाम को थकी हुई घर लौटती, खुद खाना बनाती, और अगले दिन फिर वही संघर्ष शुरू हो जाता। ऐसे ही 2 साल बीत गए। संजना और अंजना की बीएससी पूरी हो चुकी थी, लेकिन डिग्री हाथ में होने के बाद भी नौकरी नहीं थी। गांव में काम सिर्फ मजदूरी का था। धीरे धीरे तीनों की उम्र भी बढ़ने लगी। राधिका 30 की हो चुकी थी और दोनों छोटी बहनें भी 25 साल के करीब पहुंच गई थी। राधिका अक्सर रात को सोचती, अगर ऐसे ही चलता रहा तो न इनकी शादी हो पाएगी और न ही हमारी ज़िंदगी बदलेगी। इसी बीच गांव में पड़ोस की एक लड़की की शादी तय हुई। पूरा गांव शादी की तैयारियों में लगा था। तीनों बहनें भी वहां काम में हाथ बटाने पहुंच गई। उसी शादी में एक महिला मुंबई से आई थी। उनका नाम था दुर्गावती देवी। वह लड़की की माँ की बचपन की सहेली थी। शादी के दौरान उनकी नज़र बार बार संजना और अंजना पर जा रही थी। दोनों साधारण कपड़ों में थीं, लेकिन चेहरे पर सादगी, आंखों में संस्कार और काम करने का ऐसा जज्बा कि दुर्गावती देवी उन्हें देखती ही रह गई। उन्होंने अपनी सहेली से पूछा, ये दोनों लड़कियां कौन हैं? तब उनकी सहेली ने तीनों बहनों की पूरी कहानी सुना दी। माता पिता की मौत, गरीबी, मजदूरी और फिर भी ईमानदारी से जीना, सब कुछ सुनकर दुर्गावती देवी की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने उसी समय संजना को अपने पास बुलाया। बोली, बेटा, अगर तुम्हें मुंबई में नौकरी मिले तो क्या जाओगी तुम? संजना ने सिर झुकाकर कहा, मौसी, यह फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। मेरी दीदी जो कहेगी वही होगा। दुर्गावती देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अपनी दीदी को बुला लो। कुछ देर बाद राधिका भी वहाँ पहुँच गई। दुर्गावती देवी ने पहले प्यार से कहा, बेटी,
तुम तीनों यहाँ मजदूरी कर रही हो, अगर चाहो तुम मेरे साथ मुंबई चलो, मैं कोशिश करूँगी कि तुम लोगों को नौकरी मिल जाए। राधिका कुछ देर के लिए चुप रही। वह जानती थी कि गांव में रहकर अब जिंदगी नहीं बदलने वाली। उसने अपनी दोनों बहनों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अगर आपको हम पर भरोसा है तो हमें भी आप पर भरोसा है। दुर्गावती देवी ने तुरंत तीनों का मुंबई का टिकट बनवा दिया। कुछ ही दिनों बाद पहली बार तीनों बहनें अपने गांव से इतनी दूर निकलीं। दिल में डर भी था और एक नई उम्मीद थी। मुंबई पहुंचकर दुर्गावती देवी ने अपने घर के पास ही उनके रहने का एक छोटा सा कमरा किराए पर दिला दिया। अगले ही दिन उन्हें अंधेरी ईस्ट के एक बड़े औद्योगिक इलाके में ले गई। वहां सैकड़ों कंपनियां थीं। उन्होंने अपने पुराने परिचितों से बात की। संजना और अंजना का इंटरव्यू हुआ। दोनों ने आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। उनकी ईमानदारी और पढ़ाई देखकर कंपनी ने उसी दिन उन्हें नौकरी दे दी। शुरुआती वेतन था 18 हज़ार रुपये महीना। दोनों बहनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस परिवार ने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे, अब हर महीने घर में 36,000 रुपये आने वाले थे। एक महीने बाद जब पहली सैलरी मिली तो दोनों बहनें पैसे लेकर दौड़ती हुई कमरे पर पहुंची। उन्होंने पूरा वेतन राधिका के हाथ पर रख दिया। कुछ पल तक तीनों सिर्फ नोटों को देखती रही। फिर अचानक तीनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। राधिका रोते हुए बस इतना कह रही थी, काश आज मम्मी पापा होते तो देखते कि उनकी बेटियां हार नहीं मानी। उस शाम तीनों बहनें मिठाई लेकर दुर्गावती देवी के घर पहुंची। दुर्गावती देवी ने तीनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा यह तो सिर्फ शुरुआत है। मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। एक दिन तुम लोग इससे भी बहुत आगे जाओगी। तीनों बहनों ने उनके पैर छुए। उन्हें क्या पता था कि अब उनकी ज़िंदगी में एक और ऐसा मोड़ आने वाला है जो हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल देगा। दोस्तों, मुंबई आए लगभग 8 महीने बीत चुके थे। अब तीनों बहनों की ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। संजना और अंजना रोज़ समय पर कंपनी जाती, ईमानदारी से काम करती और शाम को सीधे अपने कमरे पर लौट आती। उधर राधिका भी खाली हाथ नहीं बैठी। उसे लगा कि जब उनकी दोनों बहनें मेहनत कर रही हैं तो वह कैसे घर पर बैठ सकती है। उसने भी एक सिक्योरिटी एजेंसी में महिला सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर ली। अब तीनों बहनें अपने दम पर जिंदगी जी रही थी। दुर्गावती देवी समय समय पर उनका हालचाल पूछती रहती थी। उन्हें भी इन तीनों से अपनापन हो गया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ खुशियाँ भी धीरे धीरे रास्ता खोज ही लेती है। दुर्गावती देवी का एक छोटा सा बेटा विवेक था। उसने इंजीनियरिंग की थी और मुंबई की ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करता था। जब भी संजना दुर्गावती देवी के घर आती, विवेक की नज़र अनायास ही उस पर चली जाती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह संजना को पसंद करने लगा है। एक दिन उसने हिम्मत करके संजना का मोबाइल नंबर ले लिया। पहले सामान्य बातें हुई, फिर हालचाल, और कुछ दिनों बाद उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, संजना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम साथ दो तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। संजना यह सुनकर घबरा गई। वह न हाँ कह पा रही थी न मना कर पा रही थी। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं उसकी वजह से दुर्गावती देवी का भरोसा न टूट जाए। इसलिए वह हर बार बात को टाल जाती। राधिका की ज़िंदगी में भी एक नया मोड़ आ चुका था। जिस सिक्योरिटी कंपनी में वह काम करती थी, उसका एक मैनेजर था। उसकी पहली शादी टूट चुकी थी। वह कई महीनों से राधिका को देख रहा था। राधिका का शांत स्वभाव, ईमानदारी और अपनी बहनों के लिए उनका समर्पण, इन सब ने उसके दिल में राधिका के लिए सम्मान पैदा कर दिया था। एक दिन उसने राधिका से साफ साफ कहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वर्तमान और भविष्य का साथी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधिका कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे लिए मेरी दोनों बहनें ही मेरी दुनिया हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी नहीं बस जाती, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। मैनेजर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुम उन्हें अपनी बेटियां मानती हो तो मैं भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। उनकी शादी तक मैं तुम्हारा साथ खड़ा रहूँगा। यह सुनकर राधिका की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। उस रात तीनों बहनें कमरे में बैठी थी। तभी संजना ने हिम्मत करके विवेक वाली बात राधिका को बता दी। राधिका कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने संजना से पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी बात है? अंजना मुस्कुराकर बोली, नहीं दीदी, मुझे तो अभी सिर्फ काम करना है। अगले दिन रविवार था। राधिका सीधा दुर्गावती देवी के घर पहुंची।
उन्होंने देखते ही पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत परेशान लग रही हो। राधिका बोली, मौसी आज मैं आपसे एक सलाह लेना चाहती हूँ। उसने पहले अपनी नौकरी वाले मैनेजर की पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद दुर्गावती देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे अतीत को जानकर भी तुम्हें सम्मान देना चाहता है तो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मैं और तुम्हारे मौसा खुद उससे मिलेंगे। इतना सुनकर राधिका के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। फिर उसने संजना और विवेक वाली बात भी बता दी। कुछ पल के लिए दुर्गावती देवी बिल्कुल शांत हो गई। फिर अचानक उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर तुम्हें और संजना को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं संजना को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यह सुनते ही राधिका की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसे लगा शायद पहली बार किस्मत उसके परिवार पर मुस्कुरा रही है। कुछ दिनों बाद दुर्गावती देवी और उनके पति ने राधिका के मैनेजर से मुलाकात की। उनसे लंबी बातचीत की। उनका व्यवहार, उनकी सोच और राधिका के प्रति उनका सम्मान देखकर दोनों पूरी तरह संतुष्ट हो गए। सबसे पहले राधिका की शादी सादगी और खुशी के माहौल में संपन्न हुई। वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसके कुछ महीनों बाद संजना और विवेक की भी धूमधाम से शादी हो गई। जिस लड़की ने कभी मजदूरी करके पेट पाला था, आज वही पूरे सम्मान के साथ अपने नए घर में विदा हो रही है। सबकी आंखें नम थीं। उधर अंजना भी अपनी नौकरी में लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ समय बाद उसकी भी शादी एक अच्छे और समझदार युवक से हो गई। दोस्तों, जिस परिवार ने एक समय अंतिम संस्कार के लिए भी गांव वालों से मदद मांगी थी, आज वही परिवार अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा था। तीनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थीं, लेकिन जब भी वे किसी खुशी के मौके पर एक साथ बैठतीं तो एक बात ज़रूर कहती, काश आज मम्मी पापा हमारे साथ होते तो हमारी सबसे बड़ी खुशी वही होती। दोस्तों, ज़िंदगी में बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। अगर इंसान ईमानदारी, मेहनत और रिश्तों की मर्यादा नहीं छोड़ता तो देर से ही सही किस्मत भी एक दिन उनका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।